अब आगे मोनिका का के बारे में जानकर वहां सभी बच्चे आपस ही कानाफूसी करने लगे। तभी मिस्टर शाह जोर से बोले, साइलेंस साइलेंस। टीचर की आवाज सुन सभी बच्चे चुप हो गए। मिस्टर शाह फिर मोनिका से बोले, बेटा ऐसा करो, तुम ये बीच वाली लाइन में थर्ड लास्ट बेंच पर जाकर बैठ जाओ। एंड बच्चों सभी मोनिका की मदद करना। फिर मोनिका सर की दिखाई सीट पर जाकर बैठ गई। तभी सर ने अपनी क्लास लेना शुरू कर दिया। कुछ देर बाद क्लास खत्म हुई। तभी कुछ लड़कियां मोनिका से बात करने लगी। फिर कुछ देर बाद दूसरे टीचर क्लास में आए, उन्होंने भी क्लास लेना शुरू कर दिया। वही रेहान भी क्लास में ध्यान दे रहा था। तभी उसके पैर के पास आकर कुछ गिरा तो रेहान ने नीचे देखा तो वहां इरेजर था। ये देख रेहान ने उसे उठाया और आसपास देखा। तब उसका ध्यान मोनिका पर गया जो उसे ही देख रही थी। मोनिका थोड़ी धीरे आवाज में बोली, वो मेरा इरेजर है, गलती से गिर गया। ये सुन रेहान के चेहरे पर कोई ज्यादा भाव नहीं आए। उसने नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ इट्स ओके बोलकर वो इरेजर मोनिका को वापस दे दिया। वही कुछ लड़के ये देख चुके थे, इसलिए उन्हें रेहान से जलन हो रही थी। तभी क्लास खत्म हुई। फिर ऐसे ही एक और क्लास चली और फिर ब्रेक हो गया। इसके बाद सभी की मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग थी। ब्रेक होते ही सभी बच्चे कैंटीन की तरफ जाने लगे। रेहान भी कैंटीन की तरफ जाने लगा। तभी उसे किसी लड़की की आवाज सुने दी, थैंक यू मेरा इरेजर वापस करने के लिए। ये आव और किसी की नहीं, मोनिका की थी। को रेहान को उसकी मदद करने के लिए थैंक्स बोल रही थी। रेहान ने ज्यादा कोई रिएक्ट नहीं किया। उसने एक बार भी मोनिका की तरफ नहीं देखा और इट्स ओके बोल चला गया। वो कैंटीन में आया और अपनी खाने की प्लेट लेकर खाने के लिए जगह खोजने लगा। तब तक मोनिका भी वहां आ गई थी, उसके साथ कुछ लड़कियां भी थी। वो सब भी खाने की प्लेट लेकर जगह खोजने लगे। उन्हें तभी कुछ जगह खाली मिली, वो सब वहां जाके बैठ गई। तभी मोनिका की नजर वही खड़े रेहान पर पड़ी। रेहान को वो देख ही रही थी कि तभी मोनिका ने देखा एक लड़के ने जानबूझकर रेहान के रास्ते में पैर रख दिया, जिससे रेहान टकराकर गिर गया और उसका सारा खाना भी नीचे गिर गया। ये देख वहां बैठे सभी लोग रेहान पर जोर जोर से हंसने लगे। मोनिका के पास बैठी एक लड़की भी हंसने लगी। ये देख मोनिका को अच्छा नहीं लगा। वो कड़ी हुई और रेहान के पास गई और तब तक रेहान खड़ा हो गया था। वो अपने कपड़े साफ कर रहा था। वैसे भी स्कूल में उसके लिए ये सब कोई नई चीज नहीं थी, उसके साथ ऐसा हर बार होता था। वो अपनी पलट उठा ही रहा था कि तभी वहां मोनिका को खड़ा देख उसने उस तरफ देखा। तभी रेहान कुछ समझ पता उससे पहले मोनिका उसकी लड़के के सामने जाकर खड़ी हो गई जिसने रेहान को गिराया था। मोनिका उसके आगे जाकर बोली, तुमने ऐसा क्यों किया? ये सुन वो लड़का बोला, मैंने क्या किया? ये सुन मोनिका अपनी आंखें छोटी कर कर बोली, मैंने देखा तुमने खुद इस लड़के को गिराया है। मोनिका ने रेहान की तरफ उंगली कर कर कहा। ये सुन वो लड़का आगे कुछ बोलता उससे पहले रेहान बोला, रहने दो, इसमें मेरी गलती है। ये सुन मोनिका रेहान को देखकर बोली, ये क्या बकवास कर रहे हो, मैंने खुद देखा है इसे तुम्हें गिराते हुए। ये सुन रेहान कुछ नहीं बोल पाया। रेहान मोनिका के आगे कुछ नहीं बोल पाया। वो देख सकता था कि कई लोगों की नज़र उस पर है, उनमें उसे अपने लिए सिर्फ नफरत और घृणा ही दिख रही थी। रेहान ने एक बार उन सबको देखा और फिर उसने जल्दी से मोनिका का पीछे से हाथ पकड़ लिया। वो यहाँ पर कोई तमाशा नहीं चाहता था, इसलिए उसने मोनिका को पीछे खींचा और कहा, रहने दो, वो मेरी गलती है, मेरे लड़कने के लिए शुक्रिया, पर तुम्हें मेरी वजह से मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए। इतना बोल रेहान मोनिका को लेकर वह से दूर चला गया। मोनिका भी उसके पीछे पीछे चली गई। रेहान ने कुछ दूर आकर मोनिका का हाथ छोड़ दिया और कहा, मेरे लिए लड़ने के लिए थैंक यू, पर प्लीज आगे से मेरे मामले में मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। ये सुन मोनिका रेहान को घूरने लगी, पर रेहान अपनी बात कहकर वहां से चला गया। वही मोनिका भी वापस अपने दोस्तों के पास चली गई। वो बैठी ही थी कि तभी एक लड़की बोली, मोनिका तुम्हें एक बात कहूँ, तुम्हें उस लड़के के मामले में नहीं पड़ना चाहिए। मोनिका ने उसी तरफ कंफ्यूज होकर उस लड़की को देखा तो वो लड़की बोली, दरअसल उसका नाम रेहान है और वो हमारी स्कूल का सबसे कमजोर स्टूडेंट है और यहाँ तक कि वो अपनी पावर भी नहीं बढ़ा सकता है, इसलिए सभी उसके साथ ऐसे ही पेश आते हैं। तुम भले ही उसके लिए लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, पर वो नहीं होगा, इसलिए तुम्हें भी उस लड़के से दूर रहना चाहिए। पर मोनिका कुछ और ही सोच रही थी। फिर कुछ देर बाद ब्रेक खत्म होता है। सभी लोग अपना बैटल सूट पहनकर ट्रेनिंग रेक की तरफ जाने लगे। रेहान ने भी अपना ट्रेनिंग सूट पहना और वो भी उस तरफ चला गया। जब सब भी आ गए तब ट्रेनर ने सभी को अपने अपने टास्क बता दिए। रेहान भी अपना टास्क करने लगा, पर ट्रांस भी उससे परेशान हो गया था और वो खुद रेहान से खाद खाए बैठा था।
इसलिए ट्रेनर रेहान पर कोई भी नरमी नहीं बरत रहा था। जब तक टर्निंग खत्म हुई तक रेहान की हालत पूरी तरह खराब हो गई थी। वहीं मोनिका का भी ध्यान रेहान पर था, उसे भी पता चल गया था ट्रेनर रेहान के साथ ये सब जानबूझ कर रहा है। रेहान के दोनों हाथ सूदे सूज गए थे, उसके पैरों में भी दर्द हो रहा था। बस अभी का घर जाने का टाइम हो गया था, इसलिए धीरे धीरे कर सभी बच्चे वहां से जा रहे थे। तभी उस ट्रेनिंग एरिया में आदित्य इंटर करता है। दरअसल आदित्य सीनियर क्लास में था। वो यहाँ रीना और विशाखा को लेने आया था। वही रेहान एक बाजू बैठा था। तभी उसे किसी की उसके पास आने की आवाज सुने दी। उसने मुड़ कर देखा तो उसके सामने मोनिका खड़ी थी। मोनिका को देख रेहान ने वापस अपना चेहरा घुमा लिया, पर मोनिका ने इसका बुरा नहीं माना। वो रेहान के सामने गई और अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और बोली, हेलो रेहान, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? दरअसल मोनिका रेहान से इसलिए दोस्ती करना चाहती थी क्योंकि बाकी सब उससे दोस्ती उसके परिवार और स्टेटस की वजह से करते हैं, पर रेहान उसे अलग लगा, इसलिए वो रेहान से दोस्ती करना चाहती थी। वही रेहान ने जब सुना मोनिका उससे दोस्ती करना चाहती है तो उसे लगा जरूर मोनिका उसका मजाक उड़ा रही होगी, पर जब उसने उसका सीरियस चेहरा देखा तो उसे समझ आया मोनिका मजाक नहीं कर रही। पर रेहान खड़ा हुआ और बोला, देखो मेरे पास तुम्हारी दोस्ती के लायक कुछ नहीं है, तुम्हें क्लास में मुझसे भी बेहतर दोस्त मिल जाएंगे। इतना बोल रेहान खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा। रेहान के जाने के बाद मोनिका भी वहां से चली गई। वही विशाखा और बाकी सब ने ये सब देखा था। वो लोग अभी ट्रेनिंग एरिया से निकले ही थे कि उन्हें ये सब दिख गया। तभी आरुष बोला, ये मोनिका उस रेहान से क्यों दोस्ती करना चाहती है? वो तो इतनी स्ट्रोंग है और वो रेहान इतना कमजोर, कहीं ये मोनिका रेहान का फायदा तो नहीं उठाना चाहती? क्यों? रेहान पढ़ाई में बहुत अच्छा है। हाँ, हो सकता है, विशाखा बोली, वो उससे अपने नोट्स बनाना चाहती हो। हमें क्या, चलो। इतना बोल वो सब वहां से जाने लगे। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। स्कूल में मोनिका रेहान से दोस्ती करने के लिए हमेशा उसके पीछे रहती, पर रेहान ज्यादा तो नहीं, पर मोनिका के इन कुछ दिनों में उसकी थोड़ी बहुत हेल्प और उससे बात करते रहने से थोड़ा घुलने मिलने गया था। फिर भी रेहान ज्यादा भी मोनिका से बात नहीं करता था। वो उसे सवालों के अब बस हाँ या ना में देता था। वही कुछ लड़के रेहान से बहुत जलन महसूस करते थे। वही विशाखा और बाकी सब भी अब रेहान को ज्यादा परेशान नहीं कर पाते थे। रात को हवेली में विशाखा और बाकी सभी लोग आदित्य के कमरे में बैठे थे। आदित्य बोला, तुम सब यहाँ क्यों आए? और ये सुना आरुष आगे आए और बोला, भाई उस मोनिका के कारण अब ये रेहान के बहुत पर हो गए हैं। मैंने आज उसे बुलाए पर उसने मेरी एक भी सुने, मुझे इग्नोर कर रहा है। हाँ भाई, दरअसल रेहान को जब से वो बात पता चली कि सुनैना ने उसके साथ क्या किया, तब से वो अब विशाखा, आरुष और आदित्य से कोई मतलब रखना नहीं चाहता था। इसलिए उसने पहले से उनकी ना सुनने की तय किया था, पर इन लोगों ने अब जाकर ये नोटिस किया और उन्हें लगता है ये सब मोनिका के उसके थोड़ा क्लोज होने से है। तभी आदित्य बोला, वैसे मोनिका का बड़ा भाई मेरे ही क्लास में है, आर्यन शर्मा। वो अब मेरा दोस्त भी है। उसने भी मुझे बताया था कि वो मोनिका को रेहान से दूर करना चाहता है। वो भी नहीं चाहता मोनिका रेहान के आसपास भी रहे, इसलिए उसने ऑलरेडी एक प्लान बना लिया है। ये सुन सभी आदित्य की तरफ गौर से देखने लगे और उसके आगे की बात सुनने लगे। आदित्य ने सभी को पास बुलाए और फिर धीरे से उन्हें आर्यन का प्लान बताने लगा, जिसे सुन उन सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। पर तभी आरुष बोला, पर भाई इसमें कोई गलती हो गई तो, और किसी को इसके बारे में पता चल गया तो? ये सुन आदित्य बोला, मुझे पता है, पर मैंने पहले ही सभी चीजों के बारे में सोच लिया, तब जाकर ही मैंने आर्यन का साथ देने के लिए हाँ कहा है। तभी विशाखा बोली, पर भाई इससे पापा उस पर बहुत भड़केंगे और अगर सबको पता चल गया कि रेहान हमारा भाई है तो सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। दरअसल स्कूल में किसी को नहीं पता था रेहान किस फैमिली से है। दरअसल इस स्कूल में कई ऐसे भी बच्चे हैं जो कोई गवर्नमेंट ऑफिसर्स हो या आर्मी से जुड़े हुए हो, ऐसे ही बच्चे यहाँ होते हैं और कुछ के सरनेम भी सेम होते हैं, इसलिए किसी को अभी तक पता नहीं था रेहान देश की सबसे बड़े परिवार राजवंश परिवार से है। अब आगे बढ़ते हैं। आदित्य विशाखा की बात पर बोला, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, क्योंकि अगर पाप को पता चला कि रेहान ने ऐसा कुछ किया है तो वो कभी भी किसी को पता नहीं लगने देंगे कि रेहान हमरे परिवार से ही है, क्योंकि डैड को हमरी परिवार की इज्जत बहुत प्यारी है और मुझे पक्का पता है पापा उस रेहान की वजह से परिवार की इज्जत खराब नहीं होने देंगे। 2 दिन बाद रेहान अपनी क्लास में बैठा था, पर आज क्लास का माहौल थोड़ा अलग था क्योंकि आज सीनियर्स का फाइट कंपटीशन था, जिससे पूरी क्लास एक्साइटेड थे। सभी एक दूसरे से कौन जीतेगा और कौन बेहतर है उसके बारे में बात कर रहा था। वही रेहान अपनी जगह पर बैठा बुक रीड कर रहा था। वही मोनिका अपनी सहेलियों के साथ बातें कर रही थी। तभी एक टीचर क्लास में आए और सभी बच्चों को कहा, सभी बच्चे अपने अपने स्टूडेंट कार्ड ले ले, और फिर सभी बच्चों को कंपटीशन वाली जगह पर ले जाने लगे।
जब सभी बच्चे निकाल गए थे तभी टीचर ने रेहान को देखा जो अभी भी क्लास में इधर उधर कुछ खोज रहा था। टीचर बोले, रेहान तुम क्या कर रहे हो, सभी जा चुके हैं। वही रेहान जो अपना एक कार्ड खोज रहा था वो खड़ा हुआ और बोला, सर पता नहीं क्यों पर मेरा एक कार्ड मिल नहीं रहा है, आप जाइए सर मैं आता हूँ। ये सुन टीचर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और उसे एक ढूंढ कर आने को कहा। ये पूरा स्कूल 5 किलोमीटर तक एरिया में फैला हुआ है। पूरे स्कूल के बहुत सारे सेक्शन है पर पूरा स्कूल आधे से ज्यादा आधुनिक तकनीकों से विकसित है। और हो भी क्यों ना, आखिर ये स्कूल बनाया ही गया है स्पेशल बच्चों को ट्रेन करने के लिए। कुछ आम बच्चों को भी इस सीक्रेट मिशन के लिए चुना जाता है पर वो बहुत कम लोग होते हैं और उन बच्चों को इससे जुड़ने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब आगे कहानी की तरफ बढ़ते हैं। रेहान अपना एक कार्ड ढूंढ ही रहा था कि तभी उसकी नज़र अपने आगे वाली सीट के नीचे गई जहां उसका एक कार्ड पड़ा था। उसने अपना कार्ड उठाया और जल्दी से बाहर की तरफ दौड़ा और जल्दी से भागकर अपनी क्लास के पास पहुंच गया और कुछ देर बाद सभी उस जगह पहुंच गए जहां कंपटीशन है। वो सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। मोनिका की सीट रेहान के बगल में ही थी। मोनिका ने पूछा, वैसे तुम किसे सपोर्ट कर रहे हो? ये सुन रेहान ने उसे दकेहा और कहा, किसी को नहीं। ये सुन मोनिका बोली, तुम बड़े अजीब हो। पर रेहान ने कोई रिएक्ट नहीं किया। तभी वहां मैदान में एक एक कर सभी पार्टिसिपेंट्स आने लगे। जब आर्यन की एंट्री हुई तब मोनिका अपनी सीट पर खड़ी होकर उसे चीयर्स करने लगी। ऐसी सभी अपने अपने लोगों को सपोर्ट कर रहे थे। ऐसे ही आदित्य की एंट्री हुई तो विशाखा, रीना और आरुष और आयुष उसे चीयर अप करने लगे। कुछ देर में फाइट शुरू हो गई। सबसे पहले आदित्य की क्लास के दो लोग रवि और मनन लड़ने आए, फिर ऐसे ही कुछ मैच चले और आखिर में सभी फाइट जीतकर आखिर में फाइनल मैच में आर्यन और आदित्य बचे थे। 1 घंटे के रेस्ट के बाद आर्यन और आदित्य के बीच फाइट शुरू हुई। डॉन हो तकर के थे दोनों ही आधे घंटे तक लड़ते रहे पर आखिर में आर्यन ने अपनी पूरी ताकत के साथ आदित्य के चेहरे पर पंच मार दिया पर आदित्य ने आखिरी वक्त पर उस पंच से बचा और अरियाने के पेट में आदित्य ने गमकर एक किक दे मारी जिससे आर्यन वही गिर गया और फिर इस मैच का विनर आदित्य बना। फिर सभी को उनका इनाम दिया गया जो ऐसे था, आदित्य फर्स्ट, आर्यन सेकंड और अर्जुन रॉय थर्ड। कुछ देर बाद आदित्य और आर्यन एक रूम में खड़े थे, उनके साथ आरुष और आयुष भी थे। आदित्य बोला, आरुष काम हो गया है ना? तुमने विशाखा से पूछा। हाँ भाई आप चिंता मत लीजिए, जैसा प्लान था वैसा ही हुआ है। विशाखा ने बड़ी चालाकी से रेहान का इस कार्ड आगे की सिर पर फेंक दिया था जिससे वो अपने कार्ड के कारण यहाँ लेट ही पहुंचा था। ये सुन आर्यन के चेहरे पर स्माइल आ गई। तभी आयुष बोला, पर भाई कैमरा का क्या? से सुन आर्यन बोला, कैमरा की चिंता मत करो, दरअसल मैंने अपने कुछ कनेक्शन का उसे कर 3 दिन पहले ही उस क्लास और आसपास के 3-4 कैमरा को खराब कर दिया था और वो अब तक रिपेयर नहीं हुए हैं। ये सुन सभी स्माइल करने लगे। वही जब रेहान और सभी क्लास में वापस आ गए तब रेहान तो अपनी जगह पर बैठा वापस बुक रीड कर रहा था। वही मोनिका अपने बैग कुछ ढूंढ रही थी। जब उसकी एक सहेली ने उसे परेशान देखा तो पूछा, क्या हुआ मोनिका, तुम परेशान क्यों हो? वो दरअसल मैं तुम्हें दिखाने के मैं अपनी माँ का वो कीमती ब्रेसलेट जो लाई थी वो मिल नहीं रहा है। ये सुन उसकी दोस्त सोनाली बोली, मोनिका ध्यान से देखो तुम्हारे बैग में ही होगा। ही मैंने पूरा बैग चेक कर लिया, नहीं मिल रहा। मोनिका डर गई थी क्योंकि वो उसकी माँ का ब्रेसलेट था और वो बहुत महंगा था। वही तभी टीचर क्लास में आए जिससे सभी खड़े हो गए और उन्हें ग्रीट किया। जब सभी वापस बैठ गए तभी मोनिका बोली, सर मुझे कुछ काम है। हाँ मोनिका बोलो, सर मेरा एक कीमती ब्रेसलेट मिल नहीं रहा है। ये सुन टीचर उसके पास आए और बोले, क्या जरा ध्यान से देखो तुम्हारे पास ही होगा। सर नहीं है, मैंने देख लिया। तो क्या तुमने कहीं रखा हो? नहीं सर, मैंने अभी तक उसे बाहर ही नहीं निकाला था। ओके ओके तुम शांत हो जाओ। दरअसल मोनिका का पूरा चेहरा रोने जैसा हो गया था। फिर सर आगे गए और बोले, यहाँ बैठे सभी लोग अपने बैग चेक कराएंगे। सभी बच्चों ने अपने बैग निकाल कर आगे रख दिए। मिस्टर शाह सभी के एक एक कर बैग चेक करने लगे। जब वो रेहान का बैग चेक कर रहे थे तभी उन्हें किताबों के बीच एक ब्रेसलेट मिला जो किताबों के बीच बहुत अच्छे से छुपाया हुआ है। उन्होंने वो ब्रेसलेट बाहर निकाला और मोनिका की तरफ बढ़ा दिया और पूछा, मोनिका देखो जरा, यही ब्रेसलेट है। मोनिका ने अपने अपने में ब्रेसलेट लिया और कहा, हाँ सर यही है। वही सभी ये सुन रेहान की तरफ अजिन नजरों से देख रहे थे। वही रेहान ने सर को देखकर कहा, मैंने ये ब्रेसलेट नहीं लिया। सर रेहान भी डर गया, उसे अंदर से महसूस हो रहा था उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है। फिर रेहान ने मोनिका की तरफ देखकर कहा, मोनिका ट्रस्ट मी, मैंने तुम्हारा ब्रेसलेट नहीं चुराया। ये सुन मोनिका ने उसकी तरफ देखा पर उसकी आंखों में भी रेहान के लिए गुस्सा था। ये देख रेहान मिस्टर शाह से बोला, सर ट्रस्ट मी, मैंने ये नहीं चुराया।
तो ये ब्रेसलेट तुम्हारी बैग में अपने आप आ गया? मिस्टर शाह ने ताना कसा। नहीं सर, मुझे नहीं पता ये मेरे बैग में कैसे आया, मुझे सच में नहीं पता। पर मिस्टर शाह ने उसकी एक नहीं सुनी, वो उसे प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ ले जाने लगे। रेहान मोनिका और मिस्टर शाह दोनों से कहता रहा कि उसने चोरी नहीं की, पर कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं था वहां। मिस्टर शाह ने कहा, मोनिका तुम भी हमारे साथ चलो। इतना बोला वो रेहान और मोनिका को प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ ले जाने लगे। प्रिंसिपल ऑफिस में रेहान एक कोने में अपना सर झुकाकर खड़ा था, उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। वही मोनिका वही रखे एक सोफे पर बैठी थी और उसके बाजू में आर्यन बैठा था। प्रिंसिपल ने राकेश को फोन करके बुला लिया था और उसे भी बता दिया था रेहान ने क्या किया है। तभी प्रिंसिपल देशमुख ने रेहान की तरफ देखकर सख्त आवाज में पूछा, अब बताओ तुमने ये कब और कैसे चुराया? वही रेहान जिसके आंखों में आंसू आ गए थे, वो भी समझ गया था ये किसी की सोची समझी चाल है। वैसे भी रेहान बहुत स्मार्ट था, उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। उसे पहले मोनिका पर ही शक था और वो भी समझ गया था उसके यहाँ बोलने का कोई फायदा नहीं है, वो चाहे कुछ भी क्यों ना बोल दे, पर यहाँ गुनहगार वही है। ये सोचकर रेहान की आंखों में आंसू के साथ साथ गुस्सा भी भर गया। प्रिंसिपल के पूछने पर भी रेहान ने कोई जवाब नहीं दिया। ये प्रिंसिपल को गुस्सा आ गया। रेहान, पहले से तुम कमजोर हो, पर तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड के कारण तुम्हें इस स्कूल में एडमिशन मिल गया, पर शायद तुम इसके लायक ही नहीं हो। जरा अपने भाई बहन को देखो, तुम्हारा भाई ही आज के कंपटीशन का विनर है, वो अपने परिवार का नाम रोशन कर रहा है और तुम अपने ही परिवार का नाम डूबा रहे हो। वही मोनिका ये सुन हैरान थी कि आदित्य राजवंश रेहान का भाई, इसका मतलब रेहान राजवंश परिवार से है। पर मैंने क्लास में इस कभी भी विशाखा और रीना के साथ बात करते हुए भी कभी नहीं देखा। तभी प्रिंसिपल के ऑफिस का दरवाजा खुला और राकेश अंदर आया। उसे अंदर आता देख प्रिंसिपल अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसका स्वागत किया। फिर राकेश प्रिंसिपल के सामने वाली सीट पर बैठ गया और रेहान की चोरी की बात की। तभी वही खड़े मिस्टर शाह भी बोले, इसने चोरी शायद हम आज जब एरिना की तरफ आ रहे थे तब की होगी। ये मुझे कह रहा था इसका ID कार्ड खो गया है, मिल नहीं रहा, इसलिए मैंने कहा ढूंढ कर आ जाना, शायद उसी समय इसने चोरी की होगी। फिर प्रिंसिपल ने राकेश को भी कुछ बातें सुनाई और आखिर में कहा, मिस्टर राजवंश, मैं जानता हूँ रेहान आपका बेटा है, पर फिर भी उसकी ये हरकत देखकर मैं इसे अब स्कूल में नहीं रख सकता। मैं रेहान को आज ही स्कूल से निकाल रहा हूँ। ये सुन रेहान तो वही सन रहा गया। वही राकेश जो कब से प्रिंसिपल की बातें सुन गुस्से फटने वाला था, वो खड़ा हुआ और रेहान के पास जाकर एक जोरदार थपक दे मारा, जिससे रेहान के होठ के कोने से खून आने लगा। पर रेहान ने अपने मुंह से आह की भी आवाज नहीं निकाली। फिर राकेश ने प्रिंसिपल से कहा, प्रिंसिपल साहब, आशा करता हूँ कि ये बात बाहर नहीं जाएगी और तुम यहाँ क्या खड़े हो, जाओ जाकर अपना बैग ले आओ। ये सुन रेहान तुरंत वहां से क्लासरूम की तरफ चला गया। वो क्लासरूम की तरफ जा रहा था, पर उसके दिमाग में यही बात चल रही थी कि मोनिका ने ये सब जानबूझकर किया है, ये किसी और की चाल है और वहां के कैमरा भी बंद है, जरूर ये पहले से सोची चाल है। रेहान जितना उसके बारे में सोचता उतना ही रेहान का गुस्सा अंदर से बढ़ रहा था। उसे तो अब अपने आसपास चल रहे लोगों पर भी भरोसा नहीं हो रहा था। रेहान अपनी क्लास में पहुंचा तब सब उसी को देखकर बात कर रहे थे और मजाक उड़ा रहे थे। रेहान ने अपना बैग लेकर जब क्लास के दरवाजे के पास पहुंचा, तभी मोनिका भी क्लास में इंटर कर रही थी। रेहान ने उसे एक बार देखा और वहां से चला गया। वही मोनिका ने भी उसे देखा, पर उसके लिए रेहान एक चोर बन गया था और रेहान के लिए मोनिका वो जिसने शायद उसे फंसाने की साजिश रची है। रेहान अभी प्रिंसिपल रूम की तरफ जा ही रहा था कि तभी रास्ते में ही एक वॉशरूम था। जब वो वॉशरूम दरवाजे पास आया तब किसी ने अचानक उसे अंदर की तरफ खींच लिया। देख रेहान एक पल के लिए तो डर गया, बाद में उसने खुद को नॉर्मल कर दिया। रेहान ने अपने सामने देखा, अपने सामने खड़े इंसान को देख रेहान हैरान हो गया। रेहान के सामने आर्यन खड़ा था, उसे देख रेहान अपने मन में ही बोला, अब इस क्या चाहिए मुझसे। तभी आर्यन की आवाज आई, मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हूँ, मैं तो बस तुम्हें यहाँ हकीकत दिखाना चाहता हूँ। अब आगे कैसी हकीकत? रेहान का सवाल सुन आर्यन थोड़ा हंसा और बोला, सच में तुम में कुछ तो अलग बात है, इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुम इतने शांत हो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? रेहान की बात पर आर्यन हल्का हंसा और कहा, मैं बस तुम्हें इतना कहूंगा, तुम्हारी खुद की फैमिली में तुम्हारी कोई औकात नहीं है और तुम्हें लगता है, और तुम्हें क्या लगता है मेरी बहन तुम्हें अपना दोस्त बनाएगी? ये सुन रेहान को कुछ समझ तो आए, पर उसने आर्यन से पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? ये सुन आर्यन बोला, तुम मुझे नासमझ नहीं लगते, तुम भी मेरी बात को थोड़ा बहुत समझ गए हो, तुम्हारे साथ जो हो रहा है ये मेरी और मोनिका की वजह से ही हो रहा है। ये सुन रेहान की आंखों में गुस्सा भर गया, पर तभी आर्यन बोला, पर इसमें मैं अकेला नहीं था।
ये सब प्लानिंग तुम्हारे ही भाई बहनों ने की है। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा कार्ड गायब होना, सीसीटीवी कैमरा का खराब होना, ये सब कौन कर सकता है जिसके पास स्कूल में सबसे ज्यादा पावर हो? ये सुन रेहान की आंखें, जो गुस्सा था वो कहीं गायब हो गया और अब उसकी आंखें पूरी खाली हो गई थी। उसे अब अपने अंदर ही एक भारीपन महसूस हो रहा था। रेन ने अपनी बात आगे बढ़ाई और कहा, और तुम ही सोचो, जिसके भाई बहन ही उस इंसान को गिरना चाहते हो तो दूसरों की तो भूल ही जाओ। इतना बोल आर्यन हंसता हुआ वहां से रेहान को साइड से टक्कर मारकर चला गया। वही रेहान वही कुछ देर खड़ा रहा और वो भी अपनी खाली आंखें लेकर राकेश के पास चला गया। जब वो राकेश के पास पहुंचा तब उसने रेहान को देखकर कहा, बैग लेने में इतनी देर लगती है, कहाँ मर गए थे? पर रेहान ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देख राकेश को गुस्सा आने लगा, पर राकेश अभी स्कूल में था। वो वहां पर कोई तमाशा बनाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने रेहान को पीछे वाली सीट पर बैठाया और वहां से कार लेकर निकल गया। कुछ देर में राकेश की कार राजवंश हवेली की सामने आकर रुकी। राकेश कार से बाहर निकला और अंदर चला गया। रेहान भी कार से उतरा और वो भी अंदर जाने लगा। जब राकेश हॉल पहुंचा तक सभी घर वाले वहां आ गए थे। राकेश जब हॉल में आया तब राकेश ने उसे खींचकर एक थपक दे मारा, पर निर्मला जी तुरंत आगे आए और रेहान को तुरंत अपने पीछे कर लिया। माँ, आप इसकी साइड लेना बंद कीजिए, इसने हमरे परिवार इज्जत का तमाशा बनाकर रख दिया है। आज तक जो प्रिंसिपल मेरे सामने सांस लेने से पहले सोचता था वो आज मुझे ही सुना रहा था। अगर ये बात बाहर आ जाती तो आपको पता है माँ, हमरे परिवार की इज्जत का क्या होता? पापा, आप ही माँ को समझाइए। पर राजेंद्र जी कुछ बोल पाते उससे पहले निर्मला जी बोली, मुझे अपनी परवरिश पर पूरा भरोसा है, रेहान ऐसा कुछ नहीं कर सकता। ये सुन राकेश बोला, पर माँ, इसने चोरी की है, स्कूल में सारे सबूत इसके खिलाफ है। ये सुन राजेंद्र जी बोले, क्या कैमरा में तुमने देखा? नहीं पापा, कैमरा खराब थे, पर आखिर में इसके क्लास के टीचर ने रेहान को ही अंदर देखा था। उसके अलावा सभी बच्चे वहां से चले गए थे और उसके बाद तो क्लास में लॉक लगा गया था जिसे टीचर या प्रिंसिपल ही ओपन कर सकते हैं। ये सुन निर्मला जी बोली, इसका मतलब ये नहीं रेहान ने चोरी की है? पर तभी रेहान ने निर्मला जी का हाथ पकड़ लिया, जिससे निर्मला जी ने उस तरफ देखा। रेहान ने कहा, दादी, इससे कोई फायदा नहीं है, सबकी नजरों में मैं एक चोर हूँ तो यही सही, वैसे भी अब मैं कितना भी चिल्लाऊं कुछ बदलने वाला नहीं है। ये बात रेहान ने बहुत धीरे से बोली थी, जो सिर्फ निर्मला जी को सुनाई दे। पर सेलेस्टियल लेवल और डेमीगॉड लेवल में सेंसस बहुत तेज काम करते हैं, इसलिए सभी को उसकी बात सुनाई दे गई थी। जिसे सुन निर्मला जी को रेहान पर बहुत तरस आया। उस बच्चे ने अब तक बहुत कुछ झेला है। निर्मला जी ने कुछ नहीं कहा और रेहान फिर अपने कमरे की तरफ चला गया। वही सुनैना को भी अपने बेटे के लिए बुरा लग रहा था, पर वो आगे आकर कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो राकेश से प्यार करती है। पर आज अपने बेटे की हालत देख उसे आज अपने फैसले पर पछतावा हो रहा है। वैसे तो दुनिया में सभी उसे बहुत स्ट्रोंग मानते हैं, उसका भी अपना एक नाम है वो, पर वो ही जानती है कि वो अपने बेटे के लिए भी नहीं लड़ सकती है। उसके इतने स्ट्रोंग होने का क्या फायदा? वैसे कह सकते हैं सुनैना भी कम नहीं, क्योंकि भले ही राकेश और सुनैना पति पत्नी हो पर उनकी भी अलग अलग टीम थी। वो दोनों ही अपने टीम के लीडर थे और शिकार करते थे, कई बार साथ में भी काम करते हैं। रेहान के जाने के बाद राकेश की तरफ देखकर बोली, राकेश, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपने बेटे को पाने के लिए तरस जाओगे, फिर तुम्हारा बेटा तुम्हारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखेगा। इतना बोल वो भी वहां से चली गई और बाकी सब भी अपने कमरों में चले गए। शाम को स्कूल में आर्यन ने, आदित्य और बाकी सभी एक जगह खड़े थे और आर्यन ने बता दिया था कि उसने रेहान को बता दिया था कि उसके साथ ये सब किसने किया है। जिसे सुन आरुष बोला, पर आर्यन भाई, उसने किसी को बता दिया तो? ये सुन आर्यन बोला, अगर उसने किसी को बता भी दिया तो कौन उसका भरोसा करेगा? सभी उसे चोर ही मानते हैं, मुझे नहीं लगता उसकी बात पर कोई भरोसा करेगा। वैसे निया, तुमने भी अच्छा काम किया। उन सभी के साथ एक और लड़की खड़ी थी जिसे आर्यन ने निया कहकर बुलाया था, और ये वही लड़की थी जो मोनिका के साथ क्लास में भी थी और उसकी अच्छी दोस्त भी। उसने ही मोनिका को वो ब्रेसलेट लाने के लिए कहा तो उसने ने वो श्रेया के बैग से निकाला था और रेहान के बैग में डाला था। ये सब आर्यन का ही प्लान था। नेहा कोई बड़े परिवार से नहीं आती है, उसके डैड गवर्नमेंट में थोड़ी ऊंची पोजीशन पे है। आर्यन ने नेहा को पैसों का लालच देकर मोनिका का फ्रेंड बनने के लिए कहा था, फिर आ गए तो सभी को पता ही है। फिर कुछ देर बातें करने के बाद वो सभी वहां से निकाल गए और अपने अपने घर की तरफ निकल गए। हवेली पहुंचकर आदित्य और बाकी सबको एहसास हुआ कि घर का माहौल ठीक नहीं है, इसलिए वो सब भी अपने अपने कमरे में चले गए। वही रेहान के कमरे में रेहान बेड पर लेटा एकटक ऊपर सीलिंग देख रहा था। शाम को डिनर टाइम पर सभी डिनर टेबल पर बैठे थे, रेहान और निर्मला जी को छोड़कर। निर्मला जी रेहान को खाना देने गई थी, कुछ देर में वो भी वहां आ गई और किसी से भी कुछ कहे बिना खाना खाने लगी।
ये देख सब समझ गए निर्मला जी बहुत नाराज है। राकेश बोला माँ मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। ये सुन निर्मला जी ने कहा तुम मेरी परवरिश पर सवाल उठा रहे हो। राकेश ये सुन राकेश बोला नहीं माँ ऐसा नहीं है, मैंने मान भी लिया उसने चोरी नहीं करी, पर सारे सबूत उसके खिलाफ है। ये सुन निर्मला जी ने कुछ नहीं कहा और अपना खाना खाने लगी। ये देख राकेश ने भी आगे कुछ नहीं कहा और वो भी अपना खाने लगा। वही सभी बच्चे ने एक दूसरे को देखा। तब आदित्य ने सभी को सब ठीक है का इशारा किया और सब अपना खाना खाने लगे। तभी विराट ने माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए कहा वैसे आदित्य बेटा तुम तो आज फाइटिंग कंपटीशन में फर्स्ट आए हो। ये सुन सबका ध्यान अब आदित्य पर चला गया था। निर्मला जी का भी ध्यान रेहान से अब हट गया था। वो भी आदित्य से उसके कंपटीशन के बारे में पूछने लगी। तभी राकेश को अपने बेटे पर गर्व महसूस हुआ। वो बोला आदित्य तुमने आज कंपटीशन जीतकर हमारे परिवार का नाम रोशन किया है, तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए बताओ। ये सुन राजेंद्र जी भी बोले हाँ बेटा बताओ तुम्हें क्या गिफ्ट चाहिए। ये सुन आदित्य तुरंत बोला पापा मुझे एक चीज चाहिए पर अभी नहीं। ये सुन राकेश ने पूछा क्या चाहिए तुम्हें बेटा बताओ। ये सुना आदित्य बोला पापा मैं जब मार्कस प्लेनेट में इंटर करूं तक मुझे आपकी वो आइस वुल्फ की डेविल सोल चाहिए। ये सुन राकेश ने उसे देखा और कहा ठीक है, तुम जब मार्कस में इंटर होगी तब मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे बेस पर वो डेविल सोल पहुंचा दूंगा। ये सुन आदित्य खुश हो गया और बाकी सभी भी। तभी विशाखा बोली पापा तो आप खाने के बाद हमें वो डेविल सोल दिखाओगे। ये सुन राकेश ने भी हाँ बोल दिया। वही वो सब खुश थे और दूसरी तरफ रेहान जो सीढ़ियों पर खड़ा कब से उन सब को देख रहा था। आदित्य और विशाखा, आरुष, सुनैना और राकेश को देखकर उसकी आंखों में नफरत भरती जा रही थी। वो वापस अपने कमरे में चला गया। ऐसे ही रात हो गई। रेहान के कमरे में निर्मला जी रेहान के सिर को सहला रही थी और रेहान उनकी गोद में सर रखकर सोया हुआ था। तभी निर्मला जी जो अपने ही सोच में गम थी, तभी उन्हें रेहान की आवाज सुनाई दी दादी क्या आपको भी लगता है कि मैंने चोरी की है। ये सुना निर्मला जी बड़े प्यार से रेहान का सर सहलाते हुए बोली नहीं, मुझे मेरे रेहान पर पूरा भरोसा है, तुम ऐसा कोई भी काम नहीं कर सकते। ये सुन रेहान बोला दादी आपको मुझ पर भरोसा तो है ना, मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे आपको तकलीफ हो। हाँ बेटा अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। अपनी दादी की बात सुन रेहान ने अपनी आंखें बंद कर ली। निर्मला जी भी कुछ देर बाद अपने कमरे में चली गई। उनके जाने के कुछ देर बाद रेहान ने अपनी आंखें खोली और बिस्तर से खड़ा हो गया और अपनी अलमारी के पास जाकर एक छोटा सा बैग निकला और उनके कुछ कपड़े और कुछ पैसे रखने लगा। जब उसने अपने कपड़े और कुछ पैसे अपने बैग में रख दिए तब उसने अपने स्कूल के बैग से एक कांच की छोटी सी बोतल निकाली। उसमें एक हरे रंग की गोली रखी हुई थी, जिसे देख रेहान बोला अच्छा हुआ मैंने पहले से जिन शॉप से ये आभा छुपाने वाली गोली खरीद ली, वरना अगर मैंने यहाँ से इसके बिना जाने की कोशिश की तो दादी या दादाजी नहीं तो बाकी साइड फैमिली के कुछ डैमी गॉड बुजुर्गों को तो पता चल ही जाता। फिर रेहान ने उसमें से गोली निकाली और खाली। अब रेहान के पास खड़ा कोई इंसान भी नहीं बता सकता कि रेहान उसके बाजू में खड़ा है। जिन शॉप्स भी मेडिकल शॉप्स की तरह ही होती है, बस वहाँ दूसरी दुनिया के लिए मेडिसिन्स मिलती है। आभा छुपाने वाली गोलियां ज्यादातर लोग शुरुआत में एलियंस को बिना पता चले उनके पास जाकर उन्हें मारने के लिए यूज करते हैं, जिससे एलियंस को उनके होने का एहसास ना हो। रेहान की गोली खाते ही उसकी आभा छुप गई। रेहान ने अपना बैग उठाया और बिना आवाज करे नीचे वाले फ्लोर पर अपने दादा दादी के कमरे के आगे आ गया और अपने ही मन में बोला दादी मैं भले ही यहाँ से जा रहा हूँ पर मैं अब यहाँ नहीं रह सकता, क्यों यहाँ आपके सिवा मेरा यहाँ कोई अपना नहीं है। और वैसे भी मैं बहुत कमजोर हूँ, अगर मैं किसी दिन शक्तिशाली बनने में कामयाब हो पाया तो उस दिन शायद मैं कह सो कि मैं आपका पोता हूँ, तब तक के लिए माफ करना दादी। इतना बोला रेहान ने एक पेज कमरे के सामने रखा और उसने एक छोटा सा पत्थर उस पर रख दिया और हवेली से बाहर निकाल गया। वो गार्ड्स की नजरों से बचते हुए गेट के बाहर निकल गया। अभी सभी तरफ अंधेरा था और जिस जगह पर राजवंश हवेली थी उसके आसपास कुछ दूरी पर कुछ और हवेली या तो थी, पर सभी थोड़ी दूर दूर थी। रेहान गेट के बाहर निकाल और एक दिशा में चला गया। रास्ते पर स्ट्रीट लाइट्स चालू थी। धीरे धीरे रेहान की परछाई उस रोशनी से अंधेरे की तरफ जाते हुए गायब होती हुई दिख रही थी। कोलन योजक चिन्ह कोष्टक। रेहान एक सुनसान रास्ते पर आ गया था। रेहान ने रोड पर लगे हर एक कैमरे की रेंज से बचते हुए वो एक फैक्ट्री वाले रास्ते पर आ गया था। रेहान चलकर बहुत दूर आ गया था। हवेली से अब उस थकान हो रही थी, इसलिए वो वही साइड में बैठकर पानी निकाल कर पीने लगा। ये फैक्ट्री वाला एरिया थोड़ा सुनसान था, यहाँ आसपास ज्यादा लोग नहीं दिख रहे थे।
आज सुबह के 6 बज गए थे। रिहावही के एक चाय के दुकान के पास बैठा था, तभी वहां एक ट्रक आकर रुका। वैसे मैं बता दूं, अभी की दुनिया में इलेक्ट्रिक ट्रक्स और रोबोट्स का उसे आम हो गया है, इसलिए मान सकते हैं ये हमारी पृथ्वी की तरह ही है, पर कुछ हद तक एडवांस है। उसमें से एक आदमी बाहर निकला और उसी चाय की दुकान पर आकर चाय पीने लगा। रेहान ने देखा वो ट्रक किसी माल सामान की ट्रक है, तभी उसे उस ट्रक ड्राइवर की और उस चाय वाले की बातचीत सुने दी। क्यों भाई मुरली, आज कहाँ निकल लिए? चाय की दुकान वाले ने पूछा। अरे चचा, किधर जाएंगे? काम के सिवाय आज फिर से दिल्ली की तरफ जाना है। ये सुन रेहान के कान खड़े हो गए। रेहान ने जल्दी अपने दिमाग में एक फैसला किया और खड़ा हो गया। वो धीरे से ट्रक के पास गया और ट्रक के पीछे से अंदर चढ़ गया और वहां रखे कुछ बॉक्स के पीछे छुप गया। कुछ देर में ट्रक ड्राइवर ने आकर ट्रक शुरू की और निकल गया दिल्ली की तरफ। रेहान ने एक बार पीछे जाते हुए रास्ते को देखा जो अब पीछे छूटता जा रहा था। मैं एक दिन यहाँ वापस आऊंगा, पर तब मैं कमजोर नहीं होऊंगा। इतना बोल रेहान ने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे एक आंसू की बंद उसके आंखों से निकाल कर उसके गालों से होते हुए नीचे गिरी। रेहान कभी भी अपनी दादी से अलग नहीं हुआ था, इसलिए उसे डर भी लग रहा था। मैं एक दिन यहाँ वापस आऊंगा, पर तब मैं कमजोर नहीं होऊंगा। इतना बोल रेहान ने अपनी आंखें बंद कर ली, जिससे एक आंसू की बंद उसके आंखों से निकाल कर उसके गालों से होते हुए नीचे गिरी। रेहान कभी भी अपनी दादी से अलग नहीं हुआ था, इसलिए उसे डर भी लग रहा था, पर अब वो ये रास्ता चुन चुका है, अब वो पीछे नहीं हटेगा, ऐसा पक्का निश्चय कर उसने अपनी आंखें खोली। अब उसकी आंखें एक दर्द निश्चय से भरी हुई थी। वही राजवंश हवेली में सुबह 7 बजे पूरे हवेली में हाहाकार मच गया था। जब सुबह उठकर निर्मला जी ने अपने कमरे में आगे से वो पेपर उठा कर पढ़ा, तब वो तुरंत रेहान के कमरे में गई, पर उन्हें रेहान नहीं मिला तो उसे सब जगह खोजने लगी। तब तक बाकी घर वाले भी आ गए। निर्मला जी ने राजेंद्र जी को वही वह पेपर दिया जो रेहान ने छोड़ा था। उसमें लिखा था, दादी मैं जानता हूँ कि आप मुझ पर पूरा भरोसा करती है और सच में मैंने चोरी नहीं की है। ये सब करने वाले कोई और थे, जिसके बारे में आदित्य और बाकी सब जानते हैं। और दादी मैं घर छोड़कर इसलिए नहीं जा रहा कि मेरे ऊपर इल्जाम लगाया गया है, बल्कि इसलिए जा रहा हूँ जिससे मैं और स्ट्रोंग बन सकूं। अगर मैं स्ट्रोंग बनने में कामयाब नहीं हुआ तो मैं हमेशा आप पर बोझ बनकर रह जाऊंगा, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जिस दिन मैं अपनी और आपकी रक्षा कर सकूं, तब शायद मैं आपके पास आऊंगा जरूर। पर दादी मैं वहाँ नहीं रहना चाहता, क्योंकि वहाँ मेरा अपना कोई नहीं है आपके सिवाय, इसलिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर मैं अपने सारे रिश्ते इस घर से तोड़ रहा हूँ। मेरा सिर्फ इस घर से एक रिश्ता होगा, वो सिर्फ आपसे। गुडबी मेरी प्यारी दादी। पूर्ण विराम। वही निर्मला जी ने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है। राजेंद्र जी ने भी अपने लोगों और कई बड़े पुलिस अधिकारियों को भी रेहान को खोजने के काम में लगा दिया था, पर अब सुबह के 10 बजने को आ गए थे, पर अभी तक रेहान का कोई पता नहीं चल पाया था। इसी बीच निर्मला जी ने राकेश पर रेहान के घर से जाने की वजह राकेश को मन और वो उसे बहुत खरी खोटी सुनाने लगी। वही सुनैना के आंखों में भी आंसू आ गए थे। जब रेहान 3 घंटों तक भी नहीं मिला तो उसका दिल में उसे बहुत दर्द हुआ। उसकी आंखें भर आई। वो तुरंत हॉल से उठकर अपने रूम की तरफ चली गई। वही राकेश को लगा सुनैना की तबीयत खराब है, इसलिए वो भी अपने कमरे की तरफ चल गया। वो कमरे में आया तब राकेश को और गुस्सा दिला दिया।